अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुस्तजाब हैदर। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और चैप्टर नंबर 7 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करना शुरू किया हुआ है। इसके पहले हिस्से को हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। तो आए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ और इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और इनके रिलेशन से जो हम बेसिक एडवांटेज हासिल करते हैं वो ये है कि हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को बहुत आसानी से और बहुत एफिशिएंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पे किस तरह से रिलेट करके उसका एक एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कहते किसको हैं। हमें पता है, पहले हमने सीखा था, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दोबारा लिखते हैं। हमने कहा था कि जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो ऑसिलेटिंग बॉडी का मेन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो डिस्टेंस होता है, हम उसे डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। द डिस्टेंस ऑफ the distance of an oscillating body at any instant from mean position. Position is called displacement. तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो उस ऑसिलेटिंग बॉडी का किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर जो मेन पोजीशन से डिस्टेंस होता है, हम उसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। अब ये जो एग्जांपल हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी, हम उसे ही यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जिसमें हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग के साथ हमने एक मैस यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है। अगर इस मैस को हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो हम देखते हैं कि इस वक्त ये अपनी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पे मौजूद है। तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होने का मतलब ये है कि ये इस वक्त रेस्ट की स्टेट में है, ये मूव नहीं कर रहा। और फिर अगर हम इसको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पुश करते हैं, पुल करते हैं और खींच के इसे पॉइंट सी पे ले जाते हैं, तो पॉइंट सी पे अगर हम इसे लेके जाके रिलीज करेंगे तो हमें पता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में वापस मूव करेगा, ए पे आएगा, ए से बी पे आएगा और फिर वापस ए पे और सी पे। हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें एक तो रिस्टोरिंग फोर्स थी जो इसे मेन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है, और दूसरा हमारे पास इस बॉडी का इनर्शिया था जो उसकी मोशन को रिटेन करने में हेल्प करता है। तो उस वजह से ये ऑसिलेट करता जा रहा है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से, तो इसकी ऑसिलेशन को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पॉइंट P1 के साथ। ये पॉइंट P1 जो है, ये हमारे इस ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन को इस लाइन जो कि BC, आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये इस लाइन BC पे इसको रिप्रेजेंट करता जा रहा है। यानी जैसे जैसे ये मैस स्प्रिंग सिस्टम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वैसे वैसे हमारा ये जो पॉइंट P1 है, ये भी ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता रहेगा। और पॉइंट की जो मोशन होगी इस लाइन के अक्रॉस, जो कि हमने BC कहा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रही होगी हमारे ऑसिलेट करते हुए मैस की मोशन को भी। और फिर एक और चीज़ भी हम लोगों ने देखी थी। हमने देखा कि अगर हम एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करें, वो सर्कुलर पाथ इस तरह से कंसीडर करें कि उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है
वो हमारे ऑसिलेट करते हुए मास स्प्रिंग सिस्टम के एम्पलीट्यूड के बराबर हो। यानी अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा ऑसिलेट करता हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इस एम्पलीट्यूड को अगर हम लोग एक्स नॉट के साथ रिप्रेजेंट करें तो हम लोग देखते हैं कि हमने एक ऐसा सर्कुलर पाथ यहाँ पे लिया है जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी एग्जैक्टली इसी के बराबर है। और हम एक पॉइंट लेते हैं जो पॉइंट इस सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, और उसकी मूवमेंट में जो उसका टाइम पीरियड है वो हम लोगं ने कंसीडर किया था कि एग्जैक्टली इसके टाइम पीरियड के इक्वल है। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट हो जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, O1 से मूव करेगा D पे और फिर मेन पोजीशन से E की तरफ, और इस तरह से वो रोटेट करता रहेगा, तो उसकी रोटेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो एग्जैक्टली मैच करेगा हमारे ऑसिलेट करते हुए इस मास स्प्रिंग सिस्टम की ऑसिलेशन के साथ। तो फिर अगर हम वो एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, मैं उस पॉइंट को नाम दे देता हूँ यहाँ पे पॉइंट P का। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो पॉइंट P है, हम इसको समझने के लिए एक मैस समझ लेते हैं कि एक छोटे से साइज का मैस है जो यहाँ पे रोटेट कर रहा है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ जो बिल्कुल इस पॉइंट O से इस पॉइंट P तक चली जाए, तो क्या ये लाइन जो हमें यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रही है, क्या ये इस सर्कुलर पाथ के रेडियस के बराबर है? तो इस रेडियस को तो हम लोगों ने एग्जैक्टली उतना रखा हुआ है जितना हमारा एम्पलीट्यूड था, यानी हम इस लाइन को कह सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास एक्स नॉट के बराबर है। अब ये जो पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को एक मैस कंसीडर कर लें, यानी इसका थोड़ा सा एक साइज कंसिडरेबल बना लें ताकि हम इसके प्रोजेक्शन को देख सकें, तो हमने देखा था कि ये जो हमारे पास डी और ई एक लाइन नज़र आ रही है, लाइन बेसिकली एक स्क्रीन है जिस स्क्रीन के ऊपर हम इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन बना सकते हैं। और प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था कि लेट्स सपोज इस डायरेक्शन से हमारे पास कुछ रेज ऑफ लाइट है, रोशनी है जो इसके ऊपर पड़ती है। तो इस रोशनी के पड़ने की वजह से हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली बिल्कुल इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका एक प्रोजेक्शन बन जाएगा, जिस प्रोजेक्शन को हम लोग इस केस में कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। और हमने देखा था कि जैसे जैसे हमारा ये पॉइंट डी की डायरेक्शन में ट्रैवल करता चला जाता है, वैसे वैसे हमारा ये प्रोजेक्शन एन भी अपवर्ड डी की डायरेक्शन में मूव करता चला जाता है। तो इस तरह से हम इसकी मूवमेंट को देख रहे थे। और अगर इसकी मूवमेंट को फर्दर आगे देखें, जब ये पॉइंट डी से आगे चला जाएगा, तो फिर हम ये जो रेज ऑफ लाइट जिनको हमने इस वक्त यहाँ पे कंसीडर किया है, फिर हम इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, और जैसे जैसे पॉइंट आगे मूव करता जाएगा वैसे वैसे प्रोजेक्शन भी साथ साथ मूव करता जाएगा। और हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ देखी थी कि हमारे पॉइंट पी की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट है सर्कुलर, और उसका प्रोजेक्शन ये जो एन हमें नज़र आ रहा है, इसकी जो मूवमेंट है ये डी और ई के दरमियान में ऑसिलेट कर रही है, और इसकी मूवमेंट एग्जैक्टली उस तरह से है जिस तरह से हमारे पास ये वर्टिकली सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट है। इस वक्त अगर हम इसको कंसीडर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट पी इस जगह पे मौजूद है और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे मौजूद है। और स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसको प्रोजेक्ट करते हुए यहाँ तक ले आएँ तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये जो मैस है वो भी मूव करते करते उसका जो पॉइंटर है वो भी इस वक्त इस जगह पे मौजूद होगा। तो हमने अभी देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट तो होती है कि ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का मेन पोजीशन से कितना फासला है। तो अगर हम इस केस में बात करें कि अगर हमारा मैस भी मूव करते करते इस पॉइंट तक आ चुका है, तो हमारा जो पॉइंटर है ये भी इस पॉइंट तक आ चुका है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस पॉइंट P1 का है एग्जैक्टली वही डिस्प्लेसमेंट हमारा इस पॉइंट N का भी है। तो इसका मतलब है ये जो O से लेके N तक हमें नज़र आ रहा है, हम इसको भी इस वक्त डिस्प्लेसमेंट एक्स का नाम दे देते हैं। तो हम लोगों का पहला आज का टारगेट क्या है, वो टारगेट इसी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम इस डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहते हैं कि जब हमारा ये प्रोजेक्शन अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसको देखने के लिए हम लोग लेट्स सपोज यहाँ पे एक एंगल कंसीडर करते हैं। जो हमारा पॉइंट पी है इस वक्त इसने हॉरिजॉन्टल के साथ अपनी मीन पोजीशन के साथ जो एंगल यहाँ पे बनाया हुआ है, हम उस एंगल को एंगल
थीटा का नाम दे देते हैं। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास एक पॉइंट O है जो कि मेन पोजीशन है, फिर एक पॉइंट P है और फिर हमारे पास O1 है जो कि मेन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगा दें। अब इस वर्टिकल लाइन को अगर देखें तो ये एग्जैक्टली इक्वल है जो हमारे पास ओ एन थे उसी के इक्वल है। यानी अगर इसको भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करना चाहें तो हम इसे भी एक्स कह सकते हैं और इसको भी हम किसी पॉइंट का नाम दे सकते हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, हम इसको थोड़ा सा फिगर को, ये जो सामने आपके बनी हुई है, इसको अलग से करके सेपरेट करके आपको मैं बना के दिखाता हूँ। कौन सी वाली फिगर? इसमें आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही होगी और वो ट्राइंगल है ओ पी और एन। इन तीन चीज़ों के दरमियान में बनी हुई एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है। वो ट्राइंगल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करके बड़ा करके बना के दिखाता हूँ। तो उसमें आप देखते हैं कि ये इस तरह से एक वर्टिकल लाइन है जो कि ओ और एन इन दोनों के दरमियान में आपको नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो पॉइंट पी तक जाती है और फिर ये हमारे पास एक लाइन है जो कि इन तीनों को मिला रही है। तो हमारे पास ओ एन और पी, ये एक ट्राइंगल इस जगह पे बनी हुई नज़र आ रही है। और इस ट्राइंगल में हम अगर देखते हैं तो एक लाइन को प्रोट्रूड करा के आगे की तरफ लेके जाएं तो ये जो एंगल हमारे पास यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है, हमने इस एंगल को थीटा का नाम दिया हुआ है। अब एक आपको पुरानी बात याद दिलाता हूँ मैथमेटिक्स में कि जब भी आपके पास कोई एक इस तरह की फिगर बनी हो जिसमें एक जेड शेप नुमाया हो रही हो, कुछ इस तरह से कि आपके पास इस तरह से एक जेड शेप की फिगर बनी हो। हम इसको ऐसे भी कहते होते हैं कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हों और फिर एक लाइन एक सर्टेन एंगल पे उन पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर रही हो, जैसे कि आपके पास एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दो आपको पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं और फिर ये एक लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती हुई नज़र आ रही है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे कोई एक एंगल बनाते हैं, जैसे इस केस में मैंने उस एंगल को अल्फ़ा का नाम दे दिया, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाले एंड पे आपको एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एग्जैक्टली वही एंगल होता है, यानी ये भी अल्फ़ा होता है। तो ये जो फिगर हमारी यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें अगर हम लोग देखें तो अगर ये एंगल हमें जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो इसको अगर ऊपर वाले इस एग्जाम्पल के साथ मैच करके देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एंगल हमें यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो एंगल भी एग्जैक्टली वही होगा। हम इसको भी थीटा कह सकते हैं। यानी इस फिगर में हमारे पास अगर इस एंगल को हम थीटा का नाम देंगे तो ऊपर जो हम एंगल बनाएंगे हम उसको भी थीटा का नाम दे सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हमें पता है, जैसे ओ से लेके पी तक हम लोगों ने देखा कि ये तो एक्स नॉट के बराबर है क्योंकि सर्कल का रेडियस था। इसी तरह ओ से लेके एन तक ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स के बराबर है। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जिस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब इस ट्राइंगल को अगर सामने रखें तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, हम ये देखना चाहें कि हमारा ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x क्या होगा, तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमने एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करनी होती है जिसमें हमें एक नाउन और एक अननाउन साइड को यूज़ करना पड़े ताकि हम नाउन साइड को यूज़ करते हुए अननाउन को फाइंड आउट कर लें। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अगर ये एंगल आपको थीटा नज़र आ रहा है तो हम लोगों को पता है कि थीटा के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर होती है। ये यानी इस ट्राइंगल के केस में हमारे पास जो ओ एन हमें लिखी हुई साइड नज़र आ रही है, ये ओ एन जो है ये परपेंडिकुलर है और फिर ये जो ओ पी साइड हमें लिखी हुई नज़र आ रही है यह हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर का पता है और हमें हाइपोटेन्यूज का पता है। ये दो चीज़ें हैं जो रेलेवेंट है हमारे केस में। परपेंडिकुलर तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज जो है उसकी वैल्यू हमें पता है। तो हम लोग एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हो। तो हमें पता है ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है साइन ऑफ एंगल थीटा। तो हम कहेंगे फ्रॉम दिस ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल कौन से वाली है, ओ पी एंड एन। ये जो ओ पी एंड एन हमें यहाँ पे ट्राइंगल नज़र आ रही है, इस ट्राइंगल में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा साइन ऑफ एंगल थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हमने परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ जब डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो साइन ऑफ एंगल थीटा यहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास ओ एन और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो है ओ और पी। और फिर आगे चलें तो हम लोग इनकी वैल्यूज भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल थीटा, ये जो ओ एन हमें नजर आ रहा है ये एक्स के बराबर है, हम इसकी जगह एक्स लगा देते हैं। और फिर जो ओ पी हमें नजर आ रहा है ये हमारे पास एक्स नॉट है, हम इसकी जगह एक्स नॉट प्लॉट कर देते हैं। तो फिर ये जो एक्स नॉट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसे उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा, इस तरह की एक इक्वेशन बन जाती है। तो आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये एक ऐसा फंक्शन आपके सामने बन गया है जो फंक्शन डिस्प्लेसमेंट को, जो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लिखी हुई है, उस डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर रहा है एंगल थीटा के साथ, यानी डिस्प्लेसमेंट को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो हम लोग ने देखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें थीटा का पता हो, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उस केस में हम लोग थीटा को यूज करते हुए ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा बेसिक रिलेशन जिससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड टाइम्स साइन ऑफ एंगल थीटा। और फिर ये जो थीटा है हम इसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, यानी इस रिलेशन को हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ एंगल ओमेगा टी इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा थीटा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, जिसमें ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टी जो है ये हमारा टाइम है किसी भी वक्त मौजूद। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग सर्कुलर मोशन, लेकिन अब इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली फंक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है भी या नहीं। तो उसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ प्लॉट करेंगे क्योंकि हमें ये डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल दी जा रही है, तो वो ग्राफ भी हम इसी तरह से प्लॉट करेंगे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एज ए फंक्शन ऑफ थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो ये जो फिगर हमें नजर आ रही है हम इसी फिगर को आगे लेके चलते हैं। इस फिगर में अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो हम समझ लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसको हम लोगों ने एंगल के लिए इस्तेमाल करना है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हमें पता है कि डिफरेंट पोजीशंस पे उसको डिफरेंट एंगल्स दिए जा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो ओ पे मौजूद था तो इस वक्त हमारा एंगल क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस वक्त हमारा एंगल 0 डिग्रीज होगा, 0 डिग्रीज या 0 रेडियन। तो हम कहते हैं लेट्स सपोज वो 0 डिग्री या 0 रेडियन ये वाला पॉइंट हमारे पास मौजूद था। और फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करते 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 यहाँ पे पहुंच जाता है तो इस वक्त जो एंगल होगा हम उस एंगल को 90 डिग्रीज कहते हैं, या अगर रेडियंस की बात करें तो पाई बाय 2 होता है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं ये वो पॉइंट है जिस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जा चुका था, यानी इस पॉइंट डी पे पहुंच चुका था। और फिर जब वो पी मूव करते करते इधर मीन पोजीशन पे आएगा तो इस वक्त जो एंगल उसने बनाया होगा हम उसे 180 डिग्रीज या पाई कह सकते हैं। और फिर जब वो यहाँ पे पहुंचेगा यानी पॉइंट ई पे पहुंचेगा तो हम कह सकते हैं कि वो 3 पाई बाय 2 ये एंगल कवर कर चुका है। और फिर जब वो वापस O1 पे आ जाएगा तो उस वक्त जो उसने एंगल कवर किया होगा उस एंगल को हम लोग कहते हैं, क्योंकि उसने अब अपना सर्कुलर पाथ जो था वो कंप्लीट कर लिया हुआ था, तो अब जो उसने एंगल कवर किया है वो 2 पाई है या 360 डिग्रीज उसने एंगल कवर किया। अब अगर इन 4 एंगल्स पे 5 एंगल्स पे हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? हमें पता है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ एंगल
थीटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग की बात की कि जिस वक्त हमारा जो पॉइंटर था, जो हमारा पॉइंट था वो O1 के ऊपर मौजूद था, उस वक्त एंगल जो वो बना रहा था वो 0 डिग्रीज था। तो अगर हम वो एंगल यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ एंगल 0 डिग्रीज आ जाता है। और हमें पता है कि साइन 0 पे तो 0 होता है, तो एक्स नॉट इंटू 0, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट इस केस में आ जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और हम लोगों को नज़र भी आ रहा है कि हमारा पॉइंट मीन पोजीशन पे मौजूद था, हमारा पॉइंटर P1 भी मीन पोजीशन पे मौजूद था, डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो इसका मतलब हुआ जब एंगल 0 है तो हमें नज़र आ रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। अगर आगे चलते हैं और हम बात करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा पॉइंट है वो डी पे पहुंच गया हुआ है और हमारा जो यहाँ पे पॉइंटर है वो बी के ऊपर पहुंच गया हुआ है, तो इस वक्त अगर हम बात करें तो हमारा जो थीटा है वो थीटा पाई बाय 2 या 90 डिग्रीज के बराबर होगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग कहते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ एंगल पाई बाय 2 या 90 डिग्रीज। और हम लोग जानते हैं कि साइन पाई बाय 2 या 90 डिग्रीज पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम उस वैल्यू को अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो एक्स नॉट इंटू 1, तो हमारे पास आ जाता है एक्स नॉट। यानी हमें पता क्या चला कि इस वक्त हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नॉट के बराबर है और एक्स नॉट एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करने की बात करूँ तो इस वक्त ये जो बताया जा रहा है, इस वक्त हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको डॉटेड फॉर्म में नज़र आ रही है ये हमारे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम इस जगह पे मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम आगे चलें और अपने थर्ड एंगल की बात करें, यानी हमारा ये जो पॉइंट P है ये मूव करते हुए इस मीन पोजीशन पे आ गया, तो इस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल थीटा है इस केस में वो एंगल थीटा पाई या 180 डिग्रीज के बराबर हो चुके हैं। तो 180 डिग्रीज का मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ एंगल पाई, और साइन पाई पे एक दफ़ा फिर 0 होता है, तो हम अगर इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट 0 और हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हम लोगों ने इस वक्त कैलकुलेट कर लिए। अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग इसी पे प्लॉट करते हैं, मिला के देखते हैं, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बन जाता है। यानी हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेमी सर्कल टाइप जो ग्राफ है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर अगर आगे चलें और हम 3 पाई बाय 2 पे भी देखें, यानी हमारा ये जो पॉइंट है ये मूव करते करते ई पे जा चुका है। जब ये ई पे जा चुका होगा और उस वक़्त हम इस पॉइंट को देखेंगे तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि थीटा इस केस में हमारे पास 3 पाई बाय 2 के बराबर आ गया, और फिर x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 3 पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 270 डिग्रीज के इक्वल होता है। और साइन की जब इस पे वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो वो -1 के बराबर आएगी। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू -1, तो x जो है वो नेगेटिव ऑफ एक्स नॉट के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको देख सकते हैं कि माइनस के बराबर अगर हम इसे लिखेंगे तो फिर ये वैल्यू हमारे पास प्लॉट होते हुए डिफरेंट डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और फिर 2 पाई, अब बिल्कुल इसी तरह से उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पाई 360 डिग्रीज, और आप जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो दोबारा से आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो फिर अगर आप इन आखिरी पॉइंट्स को भी प्लॉट करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें तो हमें नज़र आ रहा है ये तो साइन कर्व है, बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह की कर्व हम लोगों ने पहले बना के देखी थी। हम जब रिलेशन पढ़ रहे थे, जब हम डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जब सिंपल हार्मोनिक मोशन से ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसकी ऑसिलेशन को अगर किसी कर्व के साथ रिप्रेजेंट किया जाए तो वो कर्व एक साइन कर्व होती है, जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई
बनी हुई नज़र आ रही है। तो ये जो साइन कर्व है ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ करती है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हुए एक ऑब्जेक्ट की। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे ये देखा कि हम लोगों ने जब डिस्प्लेसमेंट की कर्व बनाई, डिस्प्लेसमेंट को एज ए फंक्शन ऑफ साइन प्लॉट किया, तो एग्जैक्टली वही कर्व बन गई जो कर्व हम पहले से देख चुके थे। तो ये भी इसी चीज़ के इंडोर्समेंट है, ये रिजल्ट भी इस चीज़ को इंडोर्स करता है कि हमारा ये जो प्रोजेक्शन एन था, ये प्रोजेक्शन एन पार्टिकल पी से जो बन रहा था ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ये रेप्लिका हो सकता है हमारे इस मैस का जो कि स्प्रिंग के साथ वर्टिकली सस्पेंडेड ऑसिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट वाला हिस्सा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके अगले हिस्से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।